वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। आज हम आप लोग को इलेक्ट्रिकल में पूछे जाने वाले कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो आज हम एक एक करके आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं मेरा पहला क्वेश्चन होगा वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है। तो चलिए सबसे पहले वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसके कारण किन्हीं दो पॉइंट्स के मध्य करंट प्रवाहित होती है। वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसके कारण किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच करंट प्रवाहित होती है। आप इसका डिफिनेशन इस तरह भी दे सकते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्टेज एक बल लगाता है। ठीक है, जैसे कि कोई दो बिंदु हुआ, ये बिंदु हुआ, ये बिंदु, ठीक है। इस दो बिंदुओं के बीच में होता क्या कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट हुआ, ठीक है, ये 12 वोल्ट हुआ। तो हमेशा जो फर्स्ट पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से, या जो पहला पॉइंट हमेशा जो है दूसरे पॉइंट से छोटा होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच के मध्य में दो बिंदुओं के बीच के मध्य में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण इस वोल्टेज एक बल लगाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि वोल्टेज जो है एक बल लगाता है, एक फोर्स लगाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करते हैं। जिसके कारण क्या, जब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है जिसके कारण चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है। इस फोर्स के कारण जो हमारा चार्ज है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर मोशन करता है, गति करता है। ठीक है, जिसके चलते सर्किट में करंट प्रवाहित होती है। इसे ही वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, एक बार और आप लोग को बताते हैं कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जिसके कारण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धारा प्रवाहित होती है। अर्थात जब दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वोल्टेज एक बल लगाता है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण चार्ज एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर गति करता है, जिसके चलते सर्किट में करंट प्रवाहित होती है। इसे ही वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, वोल्टेज को कैसे मापा जाता है? वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। देखिए, इसमें एक बात और समझना है कि बिना वोल्टेज के करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। बिना वोल्टेज के करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन विदाउट करंट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। ये सबसे प्लस पॉइंट, ये मतलब इंटरव्यू में आप बोलेंगे इस पॉइंट को, तो ये आपके लिए जो है सबसे प्लस पॉइंट होगा। विदाउट वोल्टेज करंट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन विदाउट करंट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। चलिए अब करंट की बात करते हैं। वोल्टेज तो हो गया, अब करंट की बात करते हैं। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो होता है, जैसे ये कोई कंडक्टर, मान लीजिए केबल हो गया, ठीक है। केबल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज आता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके कारण क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। उसे ही हम करंट कहते हैं। जैसे कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो करंट को किससे मापा जाता है? करंट को आमीटर से।
एमीटर, करंट को एमीटर से मापा जाता है। जैसे वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का एसआई यूनिट होता है आपका एम्पियर। ठीक है। और आपको मैं पहले ही बोला था कि विदाउट करंट जो है वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करता। विदाउट करंट वोल्टेज डज नॉट एग्जिस्ट। विदाउट करंट वोल्टेज डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब बिना करंट के वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करता है। और विदाउट वोल्टेज करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। यानी विदाउट करंट जो होगा, बिना करंट के वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। बिना करंट के वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन विदाउट वोल्टेज जो है करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण देते हैं वोल्टेज और करंट पे। मान लीजिए ये आपका टैंक है। ठीक है। ये आपका एक मिनट, ये आपका टैंक है। ये आपका टैंक है। ये आपका टैंक है। ठीक है। टैंक हुआ, ये टैंक में पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसमें जो पानी भरा वाटर जो है, ये चार्ज है, वाटर चार्ज है। और इसमें से पानी जो फ्लो हो रहा है, जिस गति से फ्लो हो रहा है वो क्या है? करंट है। और ये जो स्लोप है, मान लीजिए पानी है, ये वाटर है, तो ये गया। और मान लीजिए प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में क्या होगा? एकदम धीरे धीरे गति करेगा। लेकिन जैसे इसको हम स्लोप कर दिए, ढाल बना दिए, तो ये बहुत तेजी से गति करेगा। इसी स्लोप को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। इस स्लोप को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है। इसी स्लोप को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज और करंट में अंतर आप समझ लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगर क्यों यूज किया जाता है? मेगर जो है हम इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं? पहले मेगर क्या है वो समझ लेते हैं। मेगर एक इंसुलेशन टेस्टर है, जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे केबल, ट्रांसफार्मर, मोटर, अर्थिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टर के इंसुलेशन को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं हम लोग? मेगर आपको मोटर का हो गया, मेगर जो हो गया मोटर, अर्थिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टर, हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ये सब मेगर जो है यूज किया जाता है। इंसुलेशन मेगर एक इंसुलेशन टेस्टर है, जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे केबल, ट्रांसफार्मर, मोटर, अर्थिंग रेजिस्टेंस, कंडक्टर के इंसुलेशन को मेजर करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? ओम मीटर। इसको ओम मीटर भी बोला जाता है। मेगर को ओम मीटर भी कहते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार का होता है। मेगर जो है दो प्रकार का होता है। पहला मेगर 2 टाइप्स का होता है। पहला नंबर होता है आपका हैंड ऑपरेटेड, और दूसरा होता है बैटरी ऑपरेटेड।
तो चलिए हम हैंड ऑपरेटेड की चर्चा करते हैं। हैंड ऑपरेटेड जो मेगर है उसमें एक हैंडल होता है जिसको हम 160 आरपीएम पर घुमाते हैं तो मेगर 1000 वोल्ट तक जनरेट करता है। ठीक है, हैंड ऑपरेटेड जो मेगर होता है उसमें एक हैंडल होता है। ठीक है, एक हैंडल, एक जैसे मेगर इस टाइप का हुआ, इसमें इस तरह का हैंडल बना होता है। इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं और इसको कितना देर तक घुमाते हैं, 160 आरपीएम पर घुमाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है 1000 वोल्ट तक ये जनरेट करता है। मेगर में एनालॉग डायलॉग मेगर में एनालॉग डायल गेज रीडिंग होता है जो कि 0 मेगा ओम से लेकर 500 मेगा ओम तक रीडिंग अंकित होता है उसमें। ठीक है, मेगर में क्या होता है, एनालॉग डायल होता है जिसका रीडिंग क्या होता है, एनालॉग, मेगर में एनालॉग डायल होता है जिसका रीडिंग होता है 0 मेगा ओम से 500 मेगा ओम तक ये रीडिंग करता है। ठीक है, मेगर को हम लो रेटिंग वाले डिवाइस में यूज नहीं करते हैं। इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि मेगर द्वारा हाई वोल्टेज जनरेट होता है जो कि उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है। मेगर जो कि 1000 वोल्ट तक जनरेट करता है, अगर हम मान लीजिए आपका 415 वोल्ट वाले किसी भी उपकरण का यूज करें, किसी भी उपकरण में जैसे 5 HP का मोटर को हमने इससे चेक कर सकते हैं, इससे हमारी मोटर जो है जल जाएगी, मोटर की जो वाइंडिंग है उसको क्षति पहुंच सकता है। ठीक है, इसमें हम 200 HP या 150 HP से 150 HP से ऊपर की मोटर को जो है हम इससे चेक कर सकते हैं। मेगर से इसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। ठीक है, हाई रेटिंग, इसमें क्या होता है कि हाई रेटिंग के उपकरण को, इसमें क्या है कि हाई रेटिंग के उपकरण को चेक किया जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो वो उपकरण कौन कौन सा है, जैसे कि ST हो गया, STLT लाइन हो गया, उसके बाद कंडक्टर हो गया, ST लाइन का कंडक्टर ही हो गया, उसके बाद अर्थिंग रेजिस्टेंस हो गया, अर्थिंग रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर, ये सब हाई रेटिंग के, जो भी STLT लाइन, ये सब जो है हाई रेजिस्टेंस के हैं। इसको हम मेगर से माप सकते हैं। और लो रेजिस्टेंस वाले जो भी है, जैसे कि 5 HP का मोटर, 10 HP का मोटर, ये मतलब कि 150 HP से नीचे जो भी मोटर हो उसको हम मेगर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मेगर जो है हाई वोल्टेज जनरेट करता है, जैसे 1000 वोल्ट तक ये जनरेट करता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फ्यूज और MCB में क्या अंतर है। फ्यूज और MCB में क्या अंतर है, फ्यूज और MCB। तो चलिए मैं बात करता हूँ फ्यूज और MCB में क्या अंतर है। फ्यूज क्या होता है कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जिसके कारण आप घरों में जो भी उपकरण है उसकी रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 5 एम्पियर जो है, 5 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है, मान लीजिए 5 एम्पियर का आप फ्यूज इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें कभी जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो 5 एम्पियर के बदले 6 एम्पियर हो गया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त फ्यूज जो है जल जाएगा। ठीक है, फ्यूज एक्चुअली टीन और लीड का बना होता है, जिसके कारण वह जल जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूज जलते ही
हमारा उपकरण क्या हो जाता है, बच जाता है। फ्यूज जलेगा तो जो भी हम डिवाइसेस लगाए हुए हैं, जो भी हम अप्लायंसेस लगाए, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, जैसे बल्ब हो गया वो जलने से बच जाएगा, फैन हो गया वो जलने से बच गया, आपका सॉकेट लगा रहता है उसमें, वो सब जलने से बच जाता है क्योंकि फ्यूज जो है जल जाता है। एमसीबी की बात करते हैं। एमसीबी जो होता है बिल्कुल फ्यूज की तरह ही काम करता है, लेकिन फ्यूज और एमसीबी में मेन डिफरेंस ये है कि फ्यूज जलने पर उसको रिप्लेस किया जाता है, लेकिन एमसीबी जो है शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप हो जाता है। एमसीबी को बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी को बोला जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। एमसीबी को जो है रीसेट होता है, बल्कि फ्यूज जो है रिप्लेस करते हैं। ये सबसे मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। एमसीबी कितने प्रकार का होता है? एमसीबी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एमसीबी जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दूसरा होता है आपका ईएलसीबी, जिसको बोलते हैं ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तीसरा होता है एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी को बोलते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। होता है। फ्यूज जो है कितने प्रकार का होता है? फ्यूज आप देखते होंगे इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज आपका 4 प्रकार का होता है, ठीक है। फ्यूज 4 टाइप्स का होता है। पहला हो गया आपका किटकैट। किटकैट फ्यूज आप देखते होंगे घर में भी लगाया जाता है। घर में जैसे 63 एम्पियर का मेन लाइन में, जहां से मीटर जो है, मीटर हुआ ना, मीटर से जो आपका 2 आउटपुट जो है निकलता है, वहां भी हम लोग जो है किटकैट फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज, चूंकि एचआरसी फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। इसका उपयोग हम लोग इंडस्ट्रीज में करते हैं। जैसे हमको इससे लाइन आपका 415 वोल्ट का जो है सप्लाई लेना है, हमको आउट कराना है, एक फेज आउट कराना है, तो हम एचआरसी फ्यूज से जो है सप्लाई दे करके अप्लायंसेस को जो भी चलाएंगे, मोटर या जहां भी हमको लाइन लेना है, पहले इसमें हम पहले लाइन दे करके और जिस आउटपुट्स को चलाना है हम उससे जो है ऑपरेट करा सकते हैं। तीसरा हो गया आपका राउंड फ्यूज। राउंड फ्यूज वही जो अभी आपको बता रहे थे, जो कि घरों में लगाया जाता है, जो कि लीड और टीन का बना होता है। वो जनरली 5 एम्पियर 6 एम्पियर के आसपास होता है। यही आपका जो है फ्यूज है। किटकैट हो गया, एचआरसी हो गया, राउंड फ्यूज हो गया, और एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज होता है। ये 4 प्रकार का फ्यूज होता है। इसको घरों में यूज करते हैं, ये इंडस्ट्री में यूज होता है, ये भी आपका जो होता है डोमेस्टिक में यूज करते हैं, ये भी डोमेस्टिक हो गया, ये इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, और कार्ट्रिज फ्यूज ये भी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका फ्यूज और एमसीबी में आप अंतर समझ गए होंगे। बेसिक के अंतर, मेन डिफरेंस ये है कि फ्यूज के जलने पर उसको रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन एमसीबी में शॉर्ट सर्किट होने पर यह ऑटोमेटिक सप्लाई को रोक देता है। यही बोलना है आप लोग को इंटरव्यू में। अब देखते हैं मोटर कितने प्रकार का होता है। मोटर की बात करते हैं हम लोग। मोटर जनरली जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन होता है? आप लोग 2 तो जानते होंगे। मोटर जो होता है, पहला होता है एसी मोटर, ठीक है। दूसरा होता है आपका डीसी मोटर, और तीसरा होता है आपका स्पेशल मोटर, ठीक है। एसी मोटर में क्या क्या आता है? सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और एक आता है असिंक्रोनस मोटर।
असिंक्रोनस मोटर। अच्छा, असिंक्रोनस मोटर को क्या कहता है? असिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। ठीक है। डीसी मोटर में क्या होता है? डीसी मोटर में आपका होता है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है। उसका होता है डीसी सीरीज मोटर हो गया, उसके बाद डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ये आपका डीसी मोटर में हो गया। अच्छा, स्पेशल मोटर में क्या क्या आता है? जैसा आप होता है यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर और ब्रशलेस डीसी मोटर। ठीक है। हम बात करते हैं कि इंडक्शन मोटर का यूज, जैसे स्क्वायरल केज जो इंडक्शन मोटर होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। ठीक है। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का यूज सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो इसका टॉर्क काफी हैवी होता है, यह ट्रेन में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इंडक्शन मोटर का, स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर का जो होता है टॉर्क काफी अधिक होता है, टॉर्क काफी अधिक होता है। ठीक है। टॉर्क काफी अधिक होता है। इसका उपयोग, इसका एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है? ये ट्रेन में यूज होता है, ट्रेन में यूज होता है। ठीक है। क्योंकि इसका टॉर्क काफी हाई होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डीसी मोटर की। डीसी मोटर में एक आता है डीसी शंट मोटर। ठीक है। तो डीसी शंट मोटर क्या होता है? एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। इसका उपयोग लेथ मशीन और फैब्रिक वेविंग मशीन में करते हैं। ठीक है। डीसी मोटर का जो यूज कहाँ होता है? डीसी मोटर का यूज होता है आपका लेथ मशीन में। ठीक है। डीसी मोटर का होता है कहाँ? लेथ मशीन, लेथ मशीन हो गया। और एक होता है फैब्रिक वेविंग मशीन में। ठीक है। अब इसमें एक आता है, देखिए डीसी सीरीज मोटर। चलिए इसके बारे में चर्चा कुछ कर देते हैं। डीसी सीरीज मोटर, यह मोटर जो है क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर है। यह मोटर क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला मोटर होता है। ठीक है। इस मोटर को हम लोड के बिना स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यानी इस मोटर को जब हम चलाएंगे तो लोड देकर ही चलाएंगे। ठीक है। डीसी सीरीज मोटर को लोड देकर ही चलाएंगे, लोड के बिना हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यह मोटर जो होता है हाई, इसका जो टॉर्क होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? किस एप्लीकेशन में उपयोग होता है? एप्लीकेशन की बात करें तो आपका उपयोग होता है ये लिफ्ट में, क्रेन में। ठीक है। लिफ्ट में और क्रेन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिफ्ट में और क्रेन में हो गया। अब आपका आता है पीएमडीसी मोटर। ठीक है। पीएमडीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर। अभी एक दो पॉइंट इसमें बचा हुआ, अभी स्पेशल मोटर के बारे में भी समझाना है। ठीक है। अभी पीएमडीसी मोटर बचा हुआ है इसमें। इस मोटर में जो होता है परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है। पीएमडीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है, फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके नाम से आपको पता चलता है कि परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होता है। इसका कहाँ उपयोग करते हैं? उपयोग करते हैं आपका कंप्यूटर में, ड्रोन में, इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आता है
ये हो गया आपका स्पेशल मोटर पे चलते हैं। स्पेशल मोटर के बारे में बताते हैं। स्पेशल मोटर, ठीक है। स्पेशल मोटर में कौन सा मोटर आता है आपका? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर में, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर का जो यूज करते हैं वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यूज करते हैं। एसी और डीसी दोनों सप्लाई द्वारा जो है इसको चलाया जा सकता है। इसकी मोटर की जो स्पीड होती है काफी अच्छी होती है, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी दोनों से चलाया जा सकता है। इसका स्पीड काफी अच्छी होती है, ठीक है, काफी अच्छी होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर में देखते हैं, जो घर में मसाला पीसते हैं मिक्सर, उसमें यूज करते हैं। ड्रिल मशीन जो घर में आपका देखते हैं, कहीं कहीं बोर्ड वोर्ड लगाने के लिए जो है इसमें छेदा करना पड़ता है, तो होल करना पड़ता है, तो मिक्सर हो गया, इसका मिक्सर में उपयोग करते हैं। और आपका ड्रिल मशीन में उपयोग करते हैं, ड्रिल मशीन यूनिवर्सल मोटर का। अच्छा, स्टेपर मोटर का कहाँ यूज किया जाता है भाई? तो स्टेपर मोटर का उपयोग रोबोट या काउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में एक पैकिंग मशीन लगी हुई है, मिल्क पैकिंग मशीन। उसमें देखते हैं हम कि जो वेट होता है उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज किया गया है, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग और वेट को जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्टेपर मोटर कभी जैसे जैसे जरूरत पड़ता है, कभी फॉरवर्ड घूमता है तो कभी रिवर्स घूमता है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से वो घूमते रहता है, जैसे उसको कमांड मिलता है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो घूमता है स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का उपयोग जो है आपका हम पैकिंग मशीन में करते हैं, ठीक है। और वेट को जो है वेट वेरिएशन के लिए, वेट वेरिएशन में कभी इंक्रीज होगा तो कभी डिक्रीज होगा। अब बता सर्वो मोटर। सर्वो मोटर, इस मोटर का उपयोग क्या होता है? इस मोटर का उपयोग स्टेपर मोटर की तरह किया जाता है। यह काफी एक्यूरेट होता है। सर्वो मोटर को चलाने के लिए सर्वो डीसी ड्राइव लगाना पड़ता है। सर्वो मोटर कैसे चलेगा? इसके लिए सर्वो डीसी ड्राइव लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप मोटर में देखते होंगे, मोटर में, एसी मोटर में, उसमें भी जो ड्राइव लगाना पड़ता है, लेकिन वो ड्राइव क्या होता है? एसी ड्राइव होता है, ठीक है। लेकिन सर्वो अगर मोटर की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें जो होता है डीसी ड्राइव होता है। उसमें जो सप्लाई दिया जाता है ड्राइव में वो डीसी दिया जाता है, ठीक है। अब एक आता है ब्रशलेस डीसी मोटर। यह मोटर जो होता है क्या होता है? इसका वेट काफी लाइट होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है, ठीक है। यह मोटर नॉर्मल डीसी मोटर की तरह होता है क्योंकि इसका ब्रूस नहीं होता है। ब्रूसलेस डीसी, आप नाम से ही देख रहे होंगे, ब्रूसलेस डीसी मोटर, जिसमें ब्रश ना हो। यह बिल्कुल डीसी मोटर की तरह ही होता है क्योंकि इसमें ब्रश नहीं होता है, ठीक है। यह मोटर काफी हल्का होता है। इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है। इसका मेंटेनेंस काफी कम होता है और मोटरों की तुलना में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ड्यूअल स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है? चलिए हम बात करते हैं। ड्यूअल स्टार्टर का मतलब क्या होता है? ड्यूअल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इससे पता चलता है, देखिए डायरेक्ट होता क्या है कि मोटर में जो है हम डायरेक्ट सप्लाई देते हैं 415 वोल्ट। मोटर में हम लोग जो है डायरेक्ट सप्लाई देते हैं 415 वोल्ट। सप्लाई मिलते ही जो है कॉन्टेक्टर में मैग्नेट होता है, मैग्नेट कॉइल होता है, वो मैग्नेटाइज होता है और उसके थ्रू जो है हम लोग सप्लाई मोटर में जाता है, जिसके कारण मोटर जो है चल पड़ता है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है, ड्यूअल स्टार्टर जो होता है, हम 5 HP तक या लेस देन 5 HP तक के मोटर में यूज करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी हाई होता है। जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है
वो काफ़ी हाई होता है। होता क्या कि जब स्टार्टिंग में हमारा मोटर चला तो उस वक्त जो करंट लेता है, जो स्टार्टिंग करंट होता है मोटर का, वो 3 से 4 गुना होता है। सपोज हम लोग 5 HP का मोटर लिया मान लिए, तो करंट कितना होता है? 7.5 एम्पियर होता है। ठीक है, ये मोटर कंपनी पर डिपेंड करता है। कभी कभी देखते हैं किर्लोस्कर का 6.5 एम्पियर भी लेता है, और क्रॉम्पटन मोटर जो होता है वो 7.5 एम्पियर भी लेता है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। 7.5 एम्पियर फुल लोड हुआ तो 7.5 एम्पियर फुल लोड हुआ, लेकिन जब मोटर स्टार्टिंग में रन करता है तो वो करंट 3 से फुल लोड करंट का जो 7.5 एम्पियर से 3 से 4 गुना करंट लेता है, यानी वही 28 से 30 एम्पियर लेता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मोटर रन किया वो कुछ सेकेंड में वो अपने 3000 आरपीएम तक को रीच करता है। मान लीजिए आपका 5 HP का मोटर है, 2 पोल का मोटर है, तो इसका आरपीएम जो होता है 3000 आरपीएम होगा, 2 पोल का मोटर होगा तो तुरंत ही 3000 आरपीएम को कुछ सेकेंड में रीच करता है। जिसके कारण क्या होता है कि जो करंट होता है, फुल लोड करंट होता है, उस करंट पर तुरंत चला आता है, यानी तुरंत करंट जो होता है नॉर्मल आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो तुरंत अचीव कर लेता है मोटर, जिसके कारण जो होता है फिर अपने कुछ सेकंड बाद अपने नॉर्मल करंट में मोटर रन होने लगता है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है? पहला तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया। दूसरा कारण है कि आप देखते हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्री में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए भी यूज किया था, इसका डिजाइन काफी इजी होता है। डिजाइन में इजी होता है, इसमें क्या होता है कि एक कॉन्टेक्टर लगा रहता है, एक कॉन्टेक्टर हो गया। दूसरा होता है पुश बटन, एनो पुश बटन एनो होता है। तीसरा होगा पुश बटन एनसी होता है। ठीक है, इसमें रिले भी लगा रहता है। रिले इसलिए लगा रहता है, मान लीजिए आपका मोटर जो है 7.5 एम्पियर है। ठीक है, कभी कभी कोई फॉल्ट आया तो आपका करंट चला गया 7.5 एम्पियर से ऊपर 8 एम्पियर चला गया, तो क्या करेगा? 7.5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा गया वो तुरंत मोटर को ट्रिप करा देगा, जिससे कि मोटर क्या होगा? जलने से बच जाएगा। ठीक है, मोटर जलने से बच जाएगा। उसके बाद इसलिए हम लोग जो है रिले का यूज करते हैं। रिले जो होता है वो फुल लोड करंट के अकॉर्डिंगली जो होता है चूज करते हैं। जैसे 7.5 एम्पियर फुल लोड होता है तो हम लेते हैं 6 से 9 एम्पियर तक का जो है हम लोग रिले का यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम लेंगे तो फुल लोड करंट को देखते हुए ही लेंगे। यानी मेरा किसी भी कीमत पर जो होगा रिले होगा 7.5 एम्पियर से ज्यादा, यानी 6 एम्पियर और 9 एम्पियर के बीच में 7.5 एम्पियर होता है, तो हम जो है ये रिले यूज कर सकते हैं। 6 से 9 के बीच तक के रिले को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्टेक्टर हो गया, पुश बटन हो गया, पुश बटन एनो हो गया, पुश बटन एनसी हो गया, रिले हो गया। इतना ही जो है यूज करके हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाते हैं। एमसीबी भी यूज करते हैं, एमसीबी भी यूज करते हैं, क्योंकि लाइन जो लेंगे हम लोग, सपोज अगर हम 10 बार से लाइन लेते हैं तो पहले एमसीबी में लेते हैं। ठीक है, फिर एमसीबी से आउट होकर के कॉन्ट्रेक्टर में जाता है, फिर कॉन्ट्रेक्टर से आउट होकर के मोटर में चला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर के नीचे रिले लगा होता है। ठीक, 3 पिन रिले लगा होता है, 3 पोल रिले लगा होता है। अच्छा, और एक पॉइंट है यूज करने का कारण एक और है कि इसका ट्रबल शूटिंग जो होता है काफी आसान होता है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसमें ज्यादातर एनओएनसी ही खराब होता है। मान लीजिए पुश बटन लगा हुआ है, पुश बटन एनो, पुश बटन एनसी, पुश बटन लगा, तो यही कॉन्टेक्ट कभी कभी खराब हो जाता है, कभी एनसी खराब हो जाता है, कभी एनो पॉइंट खराब हो जाता है। बेसिकली यही खराब होता है। मैंने तो कभी नहीं, मतलब बहुत रेयर केस में कॉन्ट्रेक्टर चेंज किया है कभी, लेकिन जनरली देखते हैं 6 महीना 1 ईयर में एनो एनसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कभी खराब हो जाता है, जिसके कारण जो होता है यही हम लोग बदलते हैं। अच्छा, ये जो होता है और सबका तुलना में, जैसे मान लिया आप सोचते हो कि स्टार्टिंग टॉर्क केवल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर ही लेती है क्या? बीएफडी में भी, बीएफडी से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सॉफ्ट स्टार्टर से भी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है ये बीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर की तुलना में डायरेक्ट ऑनलाइन जो स्टार्टर होता है, डीओएल स्टार्टर होता है, वो काफी इकोनॉमिकल होता है। ठीक है,
इसीलिए हम लोग जो है DOL स्टार्टर प्रीफर करते हैं 5 HP और 5 HP से कम मोटर को चलाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AC और DC में क्या अंतर है? आपको मैं इसके पहले भी इस टॉपिक पे मैं काफ़ी गहराई में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन चलिए इसमें थोड़ा बहुत बता देता हूं AC और DC क्या होता है। AC अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में फेज और न्यूट्रल होता है, फेज और न्यूट्रल होता है, और डायरेक्ट करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको लाइन और न्यूट्रल से डिनोट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को काफी दूरी तय करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करंट को ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉसेस, अगर डायरेक्ट करंट को काफी दूर तक ले जाएंगे तो इसमें लॉसेस काफी अधिक होगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट करंट को काफी दूरी तक ले जाने के लिए, डायरेक्ट करंट को काफी दूरी तक हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में ये साइन वेव बनता है। ठीक है, साइन वेव बनता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। जबकि डायरेक्ट करंट में जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। डायरेक्ट करंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा जो है ये प्योर साइन वेव बनाता है। सॉरी, साइन वेव बनाता है, प्योर नहीं बनाता है, साइन वेव बनाता है। क्योंकि एसी लाइन ऑलरेडी डिस्टर्बिंग होता है, ये एसी लाइन ऑलरेडी डिस्टर्बिंग होता है। अगर हम लोग को इसको, अगर ये प्योर अगर कराना है, प्योर अगर हमको करंट लेना है, तो इसके लिए हमको फिल्टर लगाना होगा। एल टाइप फिल्टर लगाते हैं। उसके बाद ये जो क्या करता है कि पहले तो रेक्टिफायर लगाते हैं जो कि एसी को डीसी में चेंज करता है, फिर डीसी को एसी में करने के लिए एल टाइप फिल्टर लगता है। वो फिल्टर करके फिर डीसी में जो है सप्लाई निकालता है, और ये एल टाइप फिल्टर जो होता है वो एसी में प्योर एसी सप्लाई निकालता है। ठीक है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट में आपको अंतर बता दिया, और हम हर एक वीक में आप लोगों के बीच जो है 5 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।